गुड इवनिंग बच्चों। आज आपके सामने में जो आपके सीए इंटर और सीएमए इंटर के अंदर जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लाइक गिफ्ट, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, सेट और टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स, मैं इनका आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बेसिकली ये क्लासेस उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिन्होंने मेरे से लाइव क्लासेस या मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी है, क्योंकि अपन सारी चीज़ें सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो आई होप, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी ये क्लास देख रहा है उसको टैक्स के सारे सेक्शंस पता होंगे। अपना यहाँ पे जो भी मोटिव है, जनरली हर प्रोविजंस के पीछे लॉजिक होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मैं कम समय के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस कवर करूँगा, तो जो लॉजिक्स है वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा प्रोविजंस की बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन सीधा प्रोविजंस की बात करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बहुत कम पीरियड के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो यहाँ पे चैप्टर ले रहे हैं वो आपका ले रहे हैं बच्चों क्लबिंग। तो आइए अपन क्लबिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो लॉ मेकर्स ने जितने भी सेक्शंस बनाए हैं उस चैप्टर के अंदर, पहले वो आपको सारे सेक्शंस जो होते हैं वो लर्न करने चाहिए। और फिर एक एक सेक्शंस को अपन जब बोलेंगे तो आपको फिर जो भी आपको जो डर होता है टेक्स्ट के अंदर, वो कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, अपनी कॉपी के अंदर जितने भी उस चैप्टर के अंदर, एक तो सेक्शन 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64(1), रोमन 2, 4, 6, 7/8, 64(1)(a) एंड 64(2), और एक सेक्शन 65 आता है जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर्स बने हुए हैं, ये सेक्शंस आपके सारे के सारे हैं। देखिए इस चैप्टर का जो मोटिव था, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन बना रखा है। सपोज कीजिए आज मेरे पास, मैं 20 लाख रुपए से मेरी सैलरी है, तो 20 लाख रुपए पे मेरा 30% का स्लैब लग रहा है, तो मेरे पे अच्छा खासा टैक्स लग रहा है। अब मेरे पास कोई 20 लाख रुपए की मेरी एफडी है, उस एफडी का जो इंटरेस्ट है वो मेरी इनकम मानी जाएगी। तो मैं उस इंटरेस्ट पे टैक्स बचाने के लिए क्या करता हूँ, एफडी तो मेरे नाम रखता हूँ, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो मैं मेरी वाइफ के या मेरे मिलने वालों के नाम करवा देता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी तो कोई इनकम हुई नहीं, क्योंकि इनकम तो सामने वाले की हुई है। तो उस चक्कर में जब आप इस तरह से टैक्स प्लानिंग करने लग गए, तो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये चैप्टर बनाया। तो यहाँ पे पहला सेक्शन है, यहाँ पे बोला जाता है अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम का ट्रांसफर कर दे विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, अगर कोई भी पर्सन किसी को भी केवल अपनी इनकम का ट्रांसफर कर दे विदाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम, विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, तो ऐसे केस में जिसने ट्रांसफर किया है वो इनकम उसी की मानी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, ए के पास 20 लाख रुपए की एफडी थी और उसने बैंक को ये बोला कि इसका जो इंटरेस्ट है वो बी के नाम कर दो, बट एफडी मेरे नाम रहनी चाहिए। तो यहाँ आपने असेट ट्रांसफर नहीं की है, केवल इनकम ट्रांसफर की है। तो उस केस के अंदर सेक्शन 60 बोलता है वो इनकम एक ही जाएगी। तो ये है क्लबिंग नंबर 1। टोटल बच्चों 7 इनकम क्लब होती है, 7। तो ये है क्लबिंग नंबर 1, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अब सेकंड, अगर कोई पर्सन अपनी असेट्स का टेम्पररी ट्रांसफर कर दे विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन टू अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन अपनी असेट्स का ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन एंड ट्रांसफर रिवोकेबल है, मतलब वो असेट आपको वापस लेने का अधिकार है, उस केस के अंदर भी क्या होगा, जो सामने वाले ने जो इनकम कमाई है वो आप ही की मानी जाएगी। तो सेकंड प्रोविजन क्या है बच्चों, कोई भी पर्सन अगर अपनी असेट्स का ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन टू अनदर पर्सन और ट्रांसफर रिवोकेबल है, ट्रांसफर क्या है, रिवोकेबल है, उस केस में जो सामने वाले ने जो इनकम कमाई है वो आप ही की मानी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, ए है, ए के पास एक 20 लाख रुपए की एफडी है, वो उस एफडी को 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, परमानेंटली 6-7 साल के लिए
बी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो बी इनकम कमाएगा वो ए की ही मानी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर परमानेंट नहीं हुआ है, टेम्पररी हुआ है। तो सेक्शन 61 क्या बोलता है, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट्स विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन एंड ट्रांसफर इज रिवोकेबल, तो उस केस के अंदर जो सामने वाले ने जो इनकम कमाई है वो ट्रांसफरर की मानी जाएगी। ये बच्चों कौन सा बताता है, सेक्शन 61। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लब, तो आप केवल इनकम का ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी, अगर आप असेट्स का रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो भी बच्चों क्लबिंग होगी। व्हाट इज मीन ऑफ रिवोकेबल एंड इरोकेबल, ये दोनों सेक्शन बताते हैं रिवोकेबल और रिवोकेबल का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी पर्सन की लाइफ टाइम तक कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हो, लाइफ टाइम तक, तो बच्चों इरोकेबल कहलाता है। अगर ट्रांसफर आपने इरोकेबल किया तो ना ये सेक्शन लगेगा ना ये सेक्शन लगेगा, फिर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपने असेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ टाइम तक ट्रांसफर कर दिया, बट आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होलली या पार्टली किसी भी प्रकार का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो भले ही आपने लाइफ टाइम तक ट्रांसफर किया हो, बट स्टिल ट्रांजैक्शन को रिवोकेबल माना जाएगा। और जब ट्रांजैक्शन रिवोकेबल होगा तो बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों रिवोकेबल और इरोकेबल का मतलब बताते हैं। तो सेक्शन 60 क्या बोल रहा है, अगर हम केवल इनकम का ट्रांसफर करेंगे तो क्लबिंग होगी, अगर आप असेट्स का रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो भी क्लबिंग होगी। तो क्लबिंग कब नहीं होगी, जब आपने असेट्स का इरोकेबल ट्रांसफर कर दिया, मतलब परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नाउ इस तरह से अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर केवल इनकम का ट्रांसफर किया तो क्लबिंग होगी, अगर आपने असेट्स का ट्रांसफर किया और अगर ट्रांजैक्शन का नेचर बच्चों क्या है, रिवोकेबल है, तो बच्चों तो भी क्या होगी, क्लबिंग होगी। अगर ट्रांसफर का नेचर बच्चों क्या है, इरोकेबल है, उस केस में 60 और 61 नहीं लगेगा। अब इरोकेबल ट्रांसफर को एक तरीके से हम गिफ्ट बोल सकते हैं, गिफ्ट। अब गिफ्ट हम दो लोगों को दे रहे हैं, एक स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे हैं और एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को। अभी स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको गिफ्ट चैप्टर में मिलेगी। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया या नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, ठीक है, कहने का मतलब है रिलेटिव को दिया या नॉन रिलेटिव को दिया। तो अगर आपने रिलेटिव को दिया तो बच्चों एक चैप्टर होता है गिफ्ट और एक चैप्टर होता है क्लबिंग, एक चैप्टर होता है गिफ्ट, एक होता है क्लबिंग। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया इररिवोकेबल ट्रांसफर, ना गिफ्ट के प्रोविजंस लगेंगे ना क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को इररिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया तो बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस तो नहीं लगेंगे क्योंकि इररिवोकेबल ट्रांसफर है। बट अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो बच्चों गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। तो बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पे 60 और 61 के अंदर क्लबिंग ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, असेट्स का इररिवोकेबल ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को। उस केस में ना गिफ्ट के प्रोविजंस लगेंगे ना क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। हाउएवर अगर इस सेक्शन में मैं देखता हूं तो आपने अपने ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स किसी को भी अगर ट्रांसफर किया, ना गिफ्ट के प्रोविजंस लगेंगे ना क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन यहां पर अगर आपने अपनी स्पाउस को 6414 अगर आपने अपनी स्पाउस को इवन इररिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो बताओ तो भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर आपने सन्स वाइफ को क्या किया है, अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर एचयूएफ ने, इंडिविजुअल ने अपने एचयूएफ को कोई एसेट ट्रांसफर की है इवन इररिवोकेबल, तो भी बताओ क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो दिस इज द क्लबिंग नंबर 1, दिस इज द क्लबिंग नंबर 2, दिस इज द क्लबिंग नंबर 3, दिस इज द क्लबिंग नंबर 4 एंड क्लबिंग नंबर 5। तो बच्चों कौन सी तीन रिलेशनशिप है, भले ही रिलेटिव हो, भले ही आपने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया हो, तो भी बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। वो तीन रिलेशनशिप का नाम क्या है बच्चों, स्पाउस, सन्स वाइफ और क्या, इंडिविजुअल अपने मेंबर को ट्रांसफर, इंडिविजुअल अपने एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है। तो बताओ तीन ऐसी रिलेशनशिप है, अगर आपने इनको इररिवोकेबल ट्रांसफर भी कर दिया ना बच्चों, क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। उनके अलावा अगर आपने किसी और स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रांसफर किया है और इररिवोकेबल ट्रांसफर किया, ना गिफ्ट के प्रोविजंस लगेंगे और ना क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो बताइए तीन प्रोविजंस है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो आपको डिटेल क्लास में ऑलरेडी लॉजिक बता चुका हूं। इनके पीछे क्या लॉजिक है, इन तीन रिलेशनशिप को ही गवर्नमेंट ने
क्यों लिया है, लॉ मेकर्स ने क्यों लिया है, वो मैंने आपको उसके बारे में स्पेशली बता दिया। तो बताइए 6414 क्या बोलता है, व्हेन देयर इज ए व्हेन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर असेट्स टू हर स्पाउस विद द इवन, है ना, चाहे ट्रांसफर रिवोकेबल हो या इररिवोकेबल हो, इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज असेट्स टू हर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल, क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे बच्चों, अप्लाई होंगे अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है तो क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, वहां पे क्लबिंग होगी बट इस सेक्शन के तहत नहीं होगी, सेक्शन 27 वहां पे डीम्ड ओनर के प्रोविजंस लगेंगे यहाँ पे। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी स्पाउस को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है, चाहे वो रिवोकेबल हो या इररिवोकेबल हो बच्चों, क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। दो केस में नहीं होंगे, एक तो पहला केस अगर वाइफ ने पूरा कंसिडरेशन देके दिया है, नंबर 1, या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग रहने के समझौते के तहत आपने अगर अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और या तीसरा आपने हाउस प्रॉपर्टी दी है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। के बाद इसी तरह से अगर एक फादर इन लॉ या मदर इन लॉ अपने सन्स वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, इवन परमानेंटली, इवन विदाउट इररिवोकेबल ट्रांसफर, तो भी बताओ क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो बताओ इस रिलेशनशिप में चाहे रिवोकेबल, तो रिवोकेबल होता तो पहले ही ये सेक्शन लग जाता, अगर आपने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो भी बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे, उस केस में फादर इन लॉ या मदर लॉ की जाएगी। ओके, ये सेक्शन तो बताइए स्पाउस को इवन इररिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी, सन्स वाइफ को इवन इररिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो भी क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब ट्रांसफर की इनकम मानी जाएगी। ये सेक्शन क्या बोल रहे हैं, अगर आपने स्पाउस और सन्स वाइफ को इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया, रूटिंग, पहले ए को दिया, ए से बी को, बी से सन्स वाइफ को या स्पाउस को, तो ट्रांसफर चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तो भी बच्चों क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो या इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो तो क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो बताइए बच्चों फटाफट 5 क्लबिंग बताओ। अगर केवल इनकम का ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी, असेट्स का रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे किसी भी पर्सन को तो क्लबिंग होगी, असेट्स का इररिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 3 रिलेशनशिप को ट्रांसफर किया, स्पाउस, सन्स वाइफ और इंडिविजुअल ने किसको, एचयूएफ को, तो क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे बच्चों, अप्लाई होंगे। ये है क्लबिंग नंबर क्या, 5। अगर कोई इंडिविजुअल अपने एचयूएफ को, जिसका वो मेंबर है, अगर अपनी कोई सेल्फ असेट ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन, चाहे ट्रांसफर इररिवोकेबल हो, तो जो एचयूएफ जो इनकम कमाएगा बच्चों वो इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। और अगर बाद में एचयूएफ का डिवाइडेशन हो जाता है, एचयूएफ का डिवाइडेशन के कारण अगर इंडिविजुअल की स्पाउस को कोई हिस्सा मिलता है, तो जो इतना हिस्सा स्पाउस को मिला उस पर जो इनकम कमाई बच्चों वो भी इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। ओके, तो क्लबिंग नंबर 5 समझ में आ गया। इंडिविजुअल अपने एचयूएफ को, जिसका वो मेंबर है, अपनी सेल्फ असेट अगर ट्रांसफर करता है इवन विदाउट एडुकेट इवन इररिवोकेबल ट्रांसफर, तो बताओ उस केस में एचयूएफ जो इनकम कमाएगा वो इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। तो बच्चों 3 रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी आपको। तो ये 3 रिलेशनशिप ऐसी है, इनको अगर आपने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया तो भी क्लबिंग के प्रोविजंस क्या होंगे बच्चों, अप्लाई होंगे। उसके बाद बच्चों माइनर की लैंग्वेज अलग है बच्चों। क्लबिंग नंबर 6, माइनर 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल और एक हैंडीकैप। अगर आप हैंडीकैप चाइल्ड हो, हैंडीकैप माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी, वो उसकी खुद की ही मानी जाएगी। तो हैंडीकैप चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब नहीं होती, चाहे भले ही पेरेंट्स ने दिया हो, बट क्लबिंग नहीं होगी, वो उसकी खुद की इनकम होगी। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल माइनर चाइल्ड हो अदर देन हैंडीकैप, उस केस में अगर माइनर स्किल से, टैलेंट से, नॉलेज से, मैनुअल वर्क से कमाता है तो भी बच्चों क्लबिंग नहीं होगी, वो माइनर की ही इनकम मानी जाएगी। तो 2 केस में माइनर की इनकम क्लब नहीं होती, अगर वो हैंडीकैप्ड है तो बिल्कुल भी क्लब नहीं होगी, अगर वो नॉर्मल चाइल्ड है तो जो इनकम उसने स्किल, टैलेंट, मैनुअल वर्क या नॉलेज से कमाई है वो क्लब नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी इनकम अगर माइनर कमाएगा तो बच्चों लॉ कहता है पेरेंट्स में क्लब होगी। पेरेंट्स का मतलब जिसने दिया, यहाँ पेरेंट्स वर्ड यूज किया है, मदर या फादर। अब मदर या फादर में कौन, मदर फादर में जिसके साथ माइनर रहता है, अगर दोनों के साथ रहता है तो जिसकी टोटल इनकम माइनर की इनकम को इंक्लूड करने से पहले ज्यादा है, जिसकी टोटल इनकम माइनर की इनकम को इंक्लूड करने से पहले ज्यादा है, तो बताइए माइनर की इनकम उसमें जाके क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। अगर वैसे तो कुछ इनकम तो माइनर की क्लब ही नहीं होती, अगर क्लब होगी तो पेरेंट्स को जब भी माइनर की इनकम क्लब होगी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंदर जितनी इनकम क्लब हुई पर चाइल्ड और 1500 रुपए पर चाइल्ड, दोनों में से जो लोअर है उसकी क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो उस केस में पेरेंट्स को जितनी इनकम क्लब हुई और 1500 रुपए पर मंथ
दोनों में से जो लोअर है पर चाइल्ड की क्या मिलने वाली है बच्चों, एग्जाम्शन मिलने वाली है। चाइल्ड वाइज एग्जाम्शन होती है ना कि इनकम वाइज। अब सपोज कीजिए बच्चों, एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि माइनर ने मान लो स्किल से पैसा कमाया 5 लाख और उसकी एफडी बना दी, उस पर 50,000 का ब्याज आया। तो बच्चों जो स्किल से 5 लाख कमाया ना, वो तो क्लब नहीं होगा, वो तो इनकम माइनर की होगी। लेकिन लेकिन जो उसने 50,000 रुपए कमाया, वो बताओ स्किल से कमाया इन्वेस्टमेंट से कमाया, इन्वेस्टमेंट से कमाया। बच्चों वो इनकम पेरेंट्स में जाके क्या होगी, क्लब होगी। इस तरह से बच्चों टोटल 6 इनकम क्लब होती है। अगर केवल इनकम का ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी, असेट्स का रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी, असेट्स का परमानेंट ट्रांसफर अगर आपने 3 लोगों को किया, स्पाउस, सन्स वाइफ या इंडिविजुअल एचओ को, तो क्लबिंग होगी। और एक है छठा, माइनर की इनकम। अगर माइनर हैंडीकैप नहीं है, स्किल से, नॉर्मल चाइल्ड स्किल से नहीं कमा रहा, वो इनकम किस क्लब होगी, किसमें, पेरेंट्स में। जनरली इनकम जो देता है उसमें क्लब होती है, बट माइनर के केस में पेरेंट्स में क्लब होगी। और पेरेंट्स में भी कौन, जिसकी टोटल इनकम क्या है, ज्यादा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्लबिंग नंबर 7। बच्चों ये है क्लब, ये है माइनर वाली इनकम, ये है बच्चों माइनर। तो क्लबिंग नंबर 1, क्लबिंग नंबर 2, क्लबिंग नंबर 3, क्लबिंग नंबर 4, क्लबिंग नंबर 5 एंड क्लबिंग, और ये है लास्ट क्लबिंग नंबर 7। बच्चों ये प्रोविजन बिल्कुल अलग है। अगर किसी संस्था में, कंसर्न चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीआई हो, अगर किसी कंसर्न में इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उस कंसर्न से उसकी स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलती है, मैंने इंटरेस्ट नहीं बोला, रेंट नहीं बोला, मैंने बोला रेम्यूनरेशन, जो सैलरी एड में टैक्सेबल होता है। तो अगर किसी 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 इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से स्पाउस को क्या मिलती है, इंडिविजुअल की स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलती है विदाउट डिग्री और नॉलेज, अगर डिग्री है बट उस डिग्री का उस बिजनेस में यूज नहीं है, तो बताइए जो स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रही है वो इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे वर्ड है केवल रेम्यूनरेशन। अगर उस संस्था से कोई वाइस स्पाउस को रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो वहां नहीं हो रही बात, केवल किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल, केवल रेम्यूनरेशन की। तो मैं वापस बोल देता हूं, अगर किसी संस्था में इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और वहां स्पाउस को क्या मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रही है विदाउट डिग्री और नॉलेज, या डिग्री और नॉलेज है बट उस डिग्री और नॉलेज का संस्था में यूज नहीं है, तो वो जो रेम्यूनरेशन मिलेगी वो इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। इसमें एक पॉइंट और है, अगर मान लीजिए किसी कंसर्न में इंडिविजुअल और उसकी स्पाउस दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रही है विदाउट डिग्री और नॉलेज, तो जिसकी पर्सनल टोटल इनकम रेम्यूनरेशन को छोड़कर ज्यादा है, तो बताइए उसमें वो इनकम जाके क्या होगी, क्लब होगी। तो दोनों का ऐसा ही है और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो जिसकी पर्सनल टोटल इनकम बच्चों ज्यादा है उसमें जाके बच्चों वो क्या होगा, क्लब होगा। इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में 7 क्लबिंग होती है। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी बातें हो रहे हैं। अगर एग्जाम में सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया इंडिविजुअल, स्पाउस और माइनर, तो पहले बच्चों आपको इंडिविजुअल स्पाउस की पर्सनल इनकम लिखनी पड़ेगी, उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फिर इंडिविजुअल स्पाउस के जो पर्सनल एडजस्टमेंट है वो करने पड़ेंगे। उसके बाद टोटल इनकम निकलेगी जिसमें माइनर की इनकम शामिल नहीं है। फिर उसमें से जिस माइनर की इनकम, जिस पेरेंट्स की टोटल इनकम ज्यादा है, उसमें जाके बच्चों माइनर की इनकम क्या होगी, क्लब होगी। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आपसे जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे होते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को क्या दिया, शेयर्स दिए, उसने शेयर्स से बेच के गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड को बेचकर डिवेंचर खरीद लिए, मतलब असेट्स की फॉर्म में चेंज हो गया। अगर असेट्स की फॉर्म में भी चेंज हो गया तो जो लास्ट असेट बची है उससे जो पैसा कमाएगा वो भी इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल स्पाउस को कोई एसेट देता है तो स्पाउस उससे जो कमाती है वो तो क्लब होगा, बट इनकम पर इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, ये बातें आपको, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।